हेलो चैम्स। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। इन्वेंट्रीज से रिलेटेड 2 लेक्चर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज टर्न है थर्ड लेक्चर की। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेंट्रीज को हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। और हमने बात की थी कि अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है यानी कि एक जैसे यूनिट्स हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए यूज़ करते हैं फीफो, लीफो या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड्स। और अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो आप यूज़ करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इन मेथड्स को यूज़ करने के पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में भी हमने बात की थी। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें लीफो अलाउ नहीं करता क्योंकि वो एक इरैशनल अजम्पशन पे बेस्ड होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फीफो या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ही अलाउ करता है। सो कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन, आज हम बात करेंगे आगे। हम पहले बात करेंगे कि फीफो इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है और हम फॉलो कर रहे हैं फीफो। अब फीफो में हम क्या मानते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपने पहले खरीदा सामान उसको आपने पहले बेचा। तो आप बताइए जो ईयर एंड में स्टॉक बच गया होगा यानी क्लोजिंग स्टॉक, वो कौन से वाला होगा? जो आपने स्टार्टिंग में खरीदा होगा या एंड में खरीदा होगा, कौन सा बचेगा? आप बता सकते हैं कि जो एंड में खरीदा होगा वो वाला स्टॉक बच गया होगा। तो जो एंड वाला स्टॉक है, देखो क्योंकि इन्फ्लेशन है तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम फीफो फॉलो करते हैं और इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन है यानी प्राइस लेवल ज़्यादा है, तो हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। यानी कि एक बार फिर से, फीफो में अगर प्राइस लेवल ज़्यादा है तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है। और प्रॉफिट और कॉस्ट ऑपोजिट बातें हैं। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा तो कॉस्ट कम। याद है ना, ये सब हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो अभी हमने ये देखा कि फीफो में अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन का टाइम है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें लीफो की, और अगेन मान लेते हैं इन्फ्लेशन का समय है और हम लीफो फॉलो कर रहे हैं। अब लीफो क्या होता है? लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने एंड में खरीदा है उसको हमने पहले सेल किया है। अगेन ये एक इरैशनल अजम्पशन पे बेस्ड है, बट यस करना तो हमें है ही। तो आप बताएं, जो हमने लास्ट में खरीदा है उसे हमने पहले निकाल दिया है, सेल कर दिया है। तो आप बताइए जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा एट द ईयर एंड वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? जो आपने एंड में खरीदा या जो आपने शुरू में खरीदा होगा? आई थिंक आप बता सकते हैं जो आपने शुरू में खरीदा होगा, स्टार्टिंग में खरीदा होगा, वो स्टॉक बचा होगा। लाइक ब्रॉडली तो वही स्टॉक बचा होगा। तो स्टार्टिंग में तो प्राइसेस कम थे, राइट? इवन दो वैसे इन्फ्लेशन का समय है, तो इन्फ्लेशन का समय है, वैसे प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है, बट हमारे जो स्टॉक की वैल्यू होगी फॉलोइंग लीफो वो कम होगी। हमारे जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो कम होगी, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि लीफो में प्राइस लेवल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड है और फीफो में प्राइस लेवल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। देन वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम होगी तो प्रॉफिट की वैल्यू भी कम होगी। और आप बताइए फिर कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स प्रॉफिट और कॉस्ट ऑपोजिट बातें हैं, प्रॉफिट कम तो कॉस्ट ज़्यादा। याद आ रहा है आपको ये सब?
ऑलराइट चैम्प्स, अब हम सीखेंगे कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें कैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। जैसे लास्ट क्लास में हमने लीफो से क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन है बट अब हम इसे वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करेंगे। ये बात भी आप समझ लीजिए कि अगर हमने मेथड चेंज किया तो हमारे स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट होगी। आई थिंक इतना आप समझ ही सकते हैं। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, आपको अगर याद है स्टैटिस्टिक्स में आपने वेटेड एवरेज कैलकुलेट की होगी। कैसे कैलकुलेट करते थे वेटेड एवरेज? समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, है ना, वेट से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखें, याद है आपको हमने लास्ट क्लास में ऐसे एक फॉर्मेट बनाया था स्टोर्स लेजर का। स्टोर्स लेजर्स की मदद से हम क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे रिसीट्स इश्यूज बैलेंस बना के। रिसीट्स इश्यूज बैलेंस में जैसे जो सामान आपके पास आया, जो स्टॉक आपके पास आया, फिर इशू का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो सेल हो गया या फिर हो सकता है स्टोर्स डिपार्टमेंट ने वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया, इशू कर दिया कि चलो अब इससे तुम आगे सामान बनाओ, और बैलेंस आप समझते ही हैं जो बच गया। तो चलिए चैम्प्स, अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने पहला जो सामान खरीदा है वो दिसंबर 4 को खरीदा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिसंबर 4। कितनी क्वांटिटी खरीदी है? 900 यूनिट्स। कितने के रेट पे खरीदी है? 50 के रेट पे। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 45,000। इसी डे के एंड में यही बैलेंस है क्योंकि और तो कुछ किया नहीं, तो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। ओके चैम्प्स, उसके बाद हमने इशू किया है सामान 500 यूनिट्स, और ये हमने कब किया? दिसंबर 5 को। तो दिसंबर 5 को हमने 500 यूनिट्स इशू किया। किस रेट पे की होंगी? अब भाई एक ही रेट अवेलेबल है तो इसी रेट पे की होंगी, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, एक ही रेट अवेलेबल है। ओके, अब आप बताइए कितनी यूनिट्स बच गई? 900 में से 500 इशू कर दी तो 400 यूनिट्स रह गई हैं, और अमाउंट कितना रह गया होगा? 45,000 में से 25,000 का सामान चला गया तो 20,000। ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, और देयर आर 2 ways टू फाइंड दिस। वन कि आप 20,000 को 400 से डिवाइड करके निकाल दो, या फिर आप कह ही सकते हो कि भाई अभी तो ये 50 ही होगा, अभी तो कोई नया रेट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, सो दिस इज 50 बैलेंस का। अब आगे चलते हैं। ओके चैम्प्स, अब इसके बाद देखिए दिसंबर 10 को हमने और ख़रीदा है सामान, 400 यूनिट्स खरीदी है 55 के रेट पे। ओके, सो दिसंबर 10 को फिर से रिसीट्स आ गई हैं, 400 यूनिट्स आ गई हैं 55 के रेट पे, सो दिस इज 22,000। ऑलराइट, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, एंड में जब बैलेंस लिखेंगे, अब ये मेथड थोड़ा कुछ डिफरेंट तो होगा ही ना यहाँ पे। सो टोटल यूनिट्स हम ऐसे देखेंगे कि 400 हमारे पास रिमेनिंग थी और 400 हमने और ख़रीदी है, सो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 800, राइट। और देखो इसका भी टोटल करो, 20,000 प्लस 22,000, ये हो गया 42,000। अब आपको रेट निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, 42,000 डिवाइडेड बाय 800, रेट निकल आएगा, नथिंग डिफिकल्ट। तो ये आ जाएगा 52.5 पर यूनिट, राइट। अब आप कहोगे मैम इसमें ये वाला बात तो कुछ यूज़ ही नहीं हुई, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको करना है तो चलो अभी कैलकुलेटर उठाओ, ये हमारा W है, क्वांटिटी, ठीक है। सो डब्ल्यू एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया 20,000 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22,000, 42,000 आ गया प्लस करके। 42,000 डिवाइडेड बाय हम क्या कहते हैं, समेशन ऑफ W, यानी समेशन ऑफ क्वांटिटी। तो 800 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 52.5 पर यूनिट का रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके चैम्प्स, अब आगे देखते हैं। दिसंबर 10 के बाद हमने दिसंबर 11 को फिर सामान खरीदा है,
So December 11 we have purchased 300 units for 55 per unit, तो ये आ गया 16,500 राइट। और तो कुछ किया नहीं इस दिन हमने, तो बस अब बैलेंस निकालो। ध्यान दीजिएगा फिर से, बैलेंस के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप यूनिट्स को ऐड कर दीजिए। पहले 1100 यूनिट्स हो गई और आप इस अमाउंट को भी ऐड कर दीजिए। ऑफ कोर्स टोटल अमाउंट भी जुड़ गया 58,500। अब रेट कैसे निकालेंगे, वेरी वेरी सिंपल, 58,500 डिवाइडेड बाय 1100 पॉइंट्स में आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेफली हम करेंगे। तो बताइए क्या है आंसर। सो द आंसर शुड बी 53.18 राइट। काफ़ी इजी है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके चैम्प्स, तो कंटिन्यूइंग विद द सिमिलर थिंग, दिसंबर 19 को हमने फिर से सामान खरीदा है। दिसंबर 19 को हमने 200 यूनिट्स खरीदी हैं। कितने के रेट पे खरीदी हैं, 60 के रेट पे खरीदी हैं। 12,000 की हो गई टोटल यूनिट्स और हमने कुछ नहीं किया। तो एंड में आप बताइए कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास, 1300 यूनिट्स हैं। 1100 प्लस 200 और कितने रुपए का टोटल हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 70,500। अब रेट आप निकालिए, सिंपली इनको डिवाइड करिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेफली ले लेंगे। क्या ये मुश्किल है, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो बताइए क्या आया आंसर आपका, 54.23 राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट चैम्प्स, आगे चलते हैं। दिसंबर 20 को हमने इशू की है यूनिट्स। दिसंबर 20 इशू कितनी यूनिट्स की हैं, 600 यूनिट्स इशू की हैं। बताओ कितने रेट पे, भाई अभी एक ही तो रेट चल रहा है, रेट को तो हम एक ही बना देते हैं, तो इसी रेट पे इशू की होंगी। तो बताओ कितना आ गया टोटल, टोटल आ गया 32,538 रुपीज़। अब बैलेंस आप बताओ, 1300 में से 600 की यूनिट्स चली गई तो 700 की यूनिट्स बच गई होंगी। और वैल्यू कैसे निकालोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, 70,500 माइनस 32,538 रुपीज़ की जो यूनिट्स हैं वो चली गई हैं, तो बची है 37,962 की। भाई कैलकुलेटर अलाउड है, यूज़ करो अच्छे से। ऑल राइट, रेट कैसे निकलेगा, वेरी सिंपली डिवाइडिंग इट, 37,962 डिवाइडेड बाय 700, सेम ही आएगा राइट, सिंपल। ऑलराइट चैम्प्स, इसके बाद दिसंबर 28 को हमने परचेज की हैं 800 यूनिट्स 47 के रेट पे, तो ये आ गया 37,600। बैलेंस आप बता दीजिए। टोटल 1500 यूनिट्स हो गई, 700 पहले थी, 800 और ख़रीदी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37,962 प्लस 37,600 प्लस करेंगे आएगा 75,562 रुपीज़। ये आपकी टोटल स्टॉक की वैल्यू हो गई। रेट निकालो भाई, वेरी सिंपल, 75,562 डिवाइडेड बाय 1500, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लीजिए, 50.37 रुपीज़। वेरी सिंपल। ऑलराइट चैम्प्स, लास्ट बार दिसंबर 29 को हमने इशू कर दी है यूनिट्स। हमने इशू की है 500 यूनिट्स। किस रेट पे की होंगी, एक ही रेट चल रहा है उसी रेट पे की होंगी, मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू 25,185 की यूनिट्स हमने इशू कर दी है, रुपीज़ है ये। और हमारे पास अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो है 1000 यूनिट्स। कॉस्ट 75,562 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,185, तो आपको अमाउंट भी पता लग जाएगा 50,377। और रेट तो आप निकाल ही लेंगे डिवाइड करके, वैसे तो वो सेम ही आएगा। वेरी सिंपल। ऑलराइट चैम्प्स, तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड फॉलो करके हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकली है 1000 यूनिट्स है, 50 रुपीज़ 0.37 के रेट से 50,377।
ओके चैम्प्स, तो अब हम कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे सॉल्व हमारे पहले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से या वेटेड एवरेज प्राइस से। ओके, 9th क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है बट अभी इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, सो द आंसर इज सी। देन इन्वेंट्री कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? वेरी सिंपल, 12th में भी पढ़ते थे, करंट एसेट्स के अंडर डिस्क्लोज करते हैं। इन्वेंट्री एक करंट एसेट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड। सो ऑफकोर्स लीफो हम बात कर चुके हैं, लीफो एक इरेशनल अजम्पशन पे बेस्ड है, इसलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है कि उसको आपने यूज़ नहीं करना है। देन which inventory costing formula calculates value of closing inventory considering that inventory most recently purchased has not been sold? आप बताइए कौन सा फॉर्मूला ये assumption लेता है कि जो हमने अभी अभी इन्वेंट्री खरीदी है वो सेल नहीं हुई है? वेरी सिंपल, फीफो, क्योंकि फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले बेचो, तो जो अभी अभी खरीदा वो बिका नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक में ही रह गया है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं 13 क्वेश्चन पे, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कौन सा प्रिंसिपल कहता है? वेरी सिंपल, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, थोड़ी नेगेटिव सोच। अगर कोई लॉसेस दिखाई दे रहे हैं पहले ही तैयारी कर लो, अगर प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विच ऑफ द मेथड्स विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? हमने आज की क्लास में ही ये पढ़ा है कि अगर इन्फ्लेशन है यानी प्राइस लेवल ज़्यादा है तो फीफो मेथड फॉलो करेंगे अगर, तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा दिखाई देगी। Alright, 15th question, which of the following methods does not consider historical cost of inventory? वैसे अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है बट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक जो चार्ट बनवाया था उसमें हमने लिखा था कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट के मेथड्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट के मेथड होते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होते यानी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसको हम एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड बोलते हैं या फिर रिटेल प्राइस मेथड भी उसका नाम है, जिसके बारे में अभी हमने बाद में बात करनी है। सो आई होप चैम्प्स यू आर कीपिंग अप विद द वीडियोज़, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है आपके लिए, उस पर भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सेंड करती हूँ और भी करूँगी, तो फॉलो अप कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेरी वेरी हार्ड। See you in my next video.